नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वरुण राजपुरिया, डिपार्टमेंट ऑफ अगत तंत्र। लास्ट क्लास में हमने दूषी विष के बारे में पढ़ा था और आज का जो टॉपिक है वो है गर विष, कॉन्कॉक्टेड पॉइजन जिसको बोला गया है मॉडर्न साइड में। तो अकॉर्डिंग टू आचार्य चरका, ए पॉइजन फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पॉइजन्स, समयोग विष जिसको बोला गया है, ऐसा कोई पॉइजन जो दो या दो से अधिक विषाक्त या गैर विषाक्त चीज़ों से मिलकर बनता है, उसको गर विष की संज्ञा दी गई है। दो या दो से अधिक विषाक्त या गैर विषाक्त ऐसे पॉइजन्स या ऐसे नॉन पॉइजन सब्सटेंसेस के मिलने से बने हुए एक विष को गर विष बोला गया है। बिकॉज ऑफ द डिलेड डाइजेशन प्रॉपर्टी ऑफ दिस विष, दिस आर नॉट इमीडिएट फैटल। इमीडिएटली ये फैटल नहीं होता है क्योंकि इसका डाइजेशन जो है बहुत लेट से होता है, बट ये जो मेन विष के जो क्लासिफिकेशंस है उनसे अलग है। लाइक स्थावर, जांगम, कृत्रिम, इससे अलग है गर्विष। गर्विष अलग से बताया गया है। गर्विष की परिभाषा में बताया गया है कि गर संयोगजम चान्यद संज्ञजम गद प्रदम कालांतर विपाकित्वान तदाशु हरत्यशून। चरक चिकित्सा के 23 चैप्टर में बताया गया है कि स्थावर और जांगम विष के अतिरिक्त अविष द्रव्यों के संयोग से उत्पन्न होने वाले विष को गर विष कहते हैं। इसका पाक शरीर में देर से होता है, इसलिए यह शीघ्र प्राणों का नाश नहीं करता। आपने देखा कि स्थावर और जांगम विष के अतिरिक्त ऐसे अन्य विष जो होते हैं, अन्य द्रव्यों के संयोग से उत्पन्न जो होता है, उस विष को गर विष कहा गया है। इसकी परिभाषा में अष्टांग हृदय में बताया गया है कि नाना प्राण्यंगस्य मलः विरुद्ध औषधि भस्मानाम विषाणाम च अल्पवीर्याणाम योगो गर इति स्मृतः। नाना प्राण्यंगस्य मलः, नाना प्रकार के प्राणियों के अंगों के मल, नाना प्राण्यंगस्य मलः, नाना प्रकार के प्राणियों के अंगों से उत्पन्न मल, विरुद्ध औषधि भस्मानाम, विरुद्ध औषधियों की भस्म, तथा विषाणाम च अल्पवीर्याणाम, तथा अल्पवीर्य वाले विषों के योग को गर विष कहते हैं। तो ये आपको याद करना बहुत जरूरी है। नाना प्राण्यंगस्य मलः विरुद्ध औषधि भस्मानाम विषाणाम च अल्पवीर्याणाम योगो गर इति स्मृतः। अष्टांग हृदय उत्तर स्थान में बताया गया है इसको कि नाना प्रकार के प्राणियों के अंगों से उत्पन्न मल, विरुद्ध औषधियों की भस्म तथा अल्पवीर्य वाले विषों के योग को गर विष कहा गया है। इसका प्रयोग कैसे किया जाता था? पहले आचार्यों ने जो बताया है उसके अनुसार कि सौभाग्यार्थ स्त्रियः स्वेद रजो नाना अंगज अन्मलान सन प्रत्यक्षन अन्नमिश्चितान। दुष्ट स्वभाव वाली जो स्त्रियां होती है, पति या प्रेमी को वश में रखने के लिए अपना पसीना, रज और अपने शरीर के अन्य मलों को अन्न में मिलाकर देती है। अपने जो शरीर की जो दुष्टि है उसको किसी भी प्रकार के फूड मटेरियल में मिला करके अपने पति या प्रेमी या जिसको भी देना है उसको दे देती है और अपने वश में करने के लिए, ऐसा एक बताया गया है चरक चिकित्सा स्थान में। इसी प्रकार वे शत्रुओं से प्रेरित होकर उनसे दिए गए गर विष को अन्न में मिलाकर खिला देती है। तो उसको जो भी जो ऐसा बोला गया है कि राजा वगैरह जो है अपने जो दुश्मन है, एनिमीज है, उनके खिलाफ यूज़ करती थी ऐसी लेडीज़ को। गर विष के लक्षण क्या क्या होते हैं? तो उसमें है गर विष के सेवन से मनुष्य को शरीर में पांडुवर्ण और कृश हो जाता है, जठराग्नि मंद पड़ जाती है, हृदय में धड़कन, उदर में अधमान, हाथ पैरों में शोथ आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। वह व्यक्ति उदर्त रोग, ग्रहणी रोग, यक्ष्मा, गुल्म, क्षय, ज्वर आदि व्याधियों से पीड़ित हो जाता है। स्वप्न विकार में श्रृंगाल, हिंसक पशुओं, नेवलों, वानरों तथा नदी और वनस्पतियों को सूखा देखता है, अपने आप को बिना कान और नाक का देखता है। तो ये सारे लक्षण बताए गए हैं आचार्यों ने अपने संहिताओं में बताए हैं कि उसको स्वप्न विकार होता है, अपने आप को बिना कान और नाक के देखना, और हाथ पैरों में शोथ। तो बहुत सारे इसके लक्षण बताए गए हैं। उसके निदान के लिए भी बहुत कुछ टिपिकल नहीं है, निदान बहुत ही सिंपल है। गर विष से पीड़ित मनुष्यों को देखकर वैद्य को यह पूछना चाहिए कि तुमने किसके साथ कब किस वस्तु का सेवन किया था। गर विष नॉर्मली फूड के द्वारा ही दिया जाता है, तो इस कारण से उसको यही पूछना है कि जब भी हमको कोई डाउट हो कि ये गर विष के लक्षण हैं, अगर डाउट ऐसा है तो उसको क्लियरली पूछना है कि तुमने किसके साथ कब क्या खाया था। तो हम इससे डाउट कर सकते हैं कि उसने किसी ने
किसी कोई चीज़ मिलाकर इसको खिलाया हो। और अगर ये इस प्रकार का कोई परिज्ञान या ज्ञात होता है तो यह निश्चित होने पर शीघ्र ही उसको वमन कराना चाहिए। अब गर्विश की चिकित्सा 3 अलग अलग बताए गए हैं। एक तो शोधन है, दूसरा स्वर्ण प्राशन, तीसरा अगतपान। तो ताम्र चूर्ण को मधु के साथ मिलाकर वमन कराने से हृदय की शुद्धि हो जाती है। इसको डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। शोधन के पश्चात स्वर्ण भस्म को मधु के साथ सेवन करना चाहिए। और अगतपान में नागदंत्यादि घृत है। तो गर्विश में वमन योग का तथा सवर्ण योग। तो गर्विश से पीड़ित व्यक्तियों को वमन कराने के लिए सूक्ष्म ताम्र रज मधु मिलाकर चटाना चाहिए। इससे वमन होकर हृदय की शुद्धि हो जाती है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा कि गर्विश से पीड़ित जो व्यक्ति है उसकी चिकित्सा में कहा गया है कि सूक्ष्म ताम्र रज को मधु को मिलाकर चटाना है। ताम्र रज में मधु मिलाकर चटाना है, उससे वमन होगा और वमन से हृदय की शुद्धि मानी गई है। हृदय के शुद्ध हो जाने पर शाण मात्रा में सुवर्ण में मधु मिश्र कर चटाना चाहिए। इस प्रकार सुवर्ण चूर्ण का प्रयोग करने से सभी प्रकार का विष जो है तथा गर्विश के प्रभाव को नाश कर देते हैं या उनके जो भी प्रभाव है वो नष्ट हो जाते हैं। अब नागदंत्यादि घृत है, ये अगध है एक प्रकार का। ये नागदंती, निशोदंती का मूल, द्रवंती, शेहुण, दूध, मैनफल, इसके कल्क तथा आढ़क प्रमाण से विधि पूर्वक भैंस का घी में पकाकर सभी प्रकार के सर्प है, कीट है, विष से पीड़ित तथा गर्विश स्पेशली से पीड़ित व्यक्तियों को विष की शांति के लिए देना चाहिए। और लाक्षणिक चिकित्सा भी बताई गई है। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही है, जैसा अगर उसको रुग्ण के लक्षण के अनुसार उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। जैसा ही लक्षण उत्पन्न हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग उसकी और चिकित्सा किया जा सकता है। प्रेजेंट ईरा में देखते हैं, करंट ईरा में कि मॉडर्न में क्या क्या बताया गया है। सिग्निफिकेंस ऑफ गर्विशा, एनी फॉर्म ऑफ incompatible drug combination or less potent toxins that may get into our daily utensils accidentally or intentionally will definitely harm the consumers। हम आज के डेट में बहुत सारे ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो विदाउट केमिकल जो बनती है। तो एक्सीडेंटली या इंटेंसली हमारे डेली रूटीन में ये आ चुका है कि हम किसी न किसी भी प्रकार के केमिकल्स के कांटेक्ट में आते हैं। जैसे कि लिए फूड है, ड्रिंक्स है, मेडिसिन, वॉशिंग पाउडर, कॉस्मेटिक, टूथपेस्ट एक्सेट्रा आर नाउ टेकन अलॉन्ग विथ कॉन्कॉक्टेड पॉइजन। कॉन्कॉक्टेड पॉइजन गर्विश की संज्ञा दी गई है मॉडर्न में। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जो फूड है, ड्रिंक्स है, मेडिसिन है, वॉशिंग पाउडर, इसमें किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई केमिकल्स पाया जाता है जो हमको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है हार्म करता है, हार्मफुल होता है हमारे लिए। आज नहीं तो देर सवेर कोई ना कोई हार्मफुल इफेक्ट हमको देता ही है। तो फूड नॉर्मली इसको देखते हैं। द बर्निंग इशू इज़ द एडिशन ऑफ एडल्ट्रेंट्स इनटू द फूड फॉर इम्प्रूविंग द प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए बहुत प्रकार के एडल्ट्रेंट्स यूज़ किया जाता है, फूड में मिला दिया जाता है। सम फॉर्म ऑफ एडल्ट्रेंट्स आर इंजूरियस टू हेल्थ इवन रिजल्टिंग इन डेथ। नॉर्मल सी बात है, कुछ दिन पहले आप लोगों को पता चला था कि मैगी में लेड मिला है करके। तो इस प्रकार का वो टेस्ट को बढ़ाने के लिए या फ्लेवर ऐड करने के लिए या उसके कलरफुल करने के लिए या तो प्रॉफिट कमाने के लिए इस टाइप की कुछ ना कुछ चीज़ जो है यूज़ की जाती है। तो अल्टीमेटली वो हमको हार्मफुल इफेक्ट ही देता है। फूड्स एड नॉन neutralized substance which are added intentionally to food generally in small quantities to improve appearance, flavor, texture and storage properties। तो उसको सुरक्षित रखने के लिए या उसमें कुछ स्पेशल फ्लेवर ऐड करने के लिए या उसको अच्छा दिखने के लिए थोड़ी मात्रा में ही सही अगर कुछ ऐसा चीज़ मिला दिया जाता है तो उससे क्या होता है, वो हमको कहीं ना कहीं देर सवेर हमको एक हार्मफुल इफेक्ट देता है। Food additives can be direct intentional additives and indirect incidental additives। सोडियम नाइट्रेट है, BHA, BHT, ट्रांस फैट्स, प्रोपाइल गैलेट, मोनोसोडियम ग्लूकामेट etc. are some of the dangerous additives in our common foods which may cause various cancers, behavioral problems, heart failure, kidney failure etc। अभी इतने सारी चीज़ें हैं, इतने सारे केमिकल्स हैं जो हमारे फूड में मिलकर आते हैं। पेस्टिसाइड्स वगैरह जो यूज़ किया जाता है वो हमारे बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और बहुत सारे अदर सिस्टम्स के लिए, लाइक किडनी है, हार्ट फेलियर, इन सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार वो कहीं ना कहीं से होता है। नेक्स्ट है ड्रिंक्स। नाउअडेज ड्रिंक्स और बेवरेजेस आर चेंजिंग इट्स फॉर्म टू सॉफ्ट ड्रिंक। मिल्क है, मिल्क शेक्स है, कार्बोनेटेड वाटर एक्सेट्रा।
As a part of this chain, some of other forms of toxins also get into our daily drinks. Most of the carbonated and soft drinks require additives and preservatives which consist of chemical substances that are harmful to our body. अब जो आज के डेट में जो डिब्बा बंद जो भी मिल्क वगैरह आता है उसको प्रिजर्व करने के लिए कोई ना कोई केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। वो भले ही थोड़ी मात्रा में की जाती है बट अल्टीमेटली वो हमारी बॉडी के लिए कहीं ना कहीं पे हार्मफुल होता है। लाइक कार्बोनेटेड वाटर बहुत ही कॉमनली आज के डेट में अवेलेबल है, तो ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है और इसको हम लोग गर्विश के से कंपेयर करके ले सकते हैं। आर्टिफिशियल शुगर लाइक एपर्टेम आर एडेड टू दिस सॉफ्ट ड्रिंक्स विच शोज कार्सिनोजेनिक इफेक्ट। अब आज के डेट में शुगर मिलाना उतना वो नहीं है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पर आर्टिफिशियल शुगर मिलाया जाता है जो कि कार्सिनोजेनिक इफेक्ट पैदा करता है। नेक्स्ट है कॉस्मेटिक, बहुत ही कॉमन प्रोडक्ट टाक विच इज सीन इन कॉस्मेटिक्स, लोशन, पाउडर एक्सेट्रा इज प्रूवन कार्सिनोजेन लिंक्ड टू ओवेरियन कैंसर। अब समझो कॉस्मेटिक जो है ओवेरियन कैंसर का भी कारण होता है। Imidazolidine is a chemical found in hair dyes, is also carcinogenic. Sodium lauryl sulfate is a compound commonly seen in face creams for the removal of dirt and oil from skin is proved carcinogenic. आज के डेट में जो दुनिया भर के फेस क्रीम आते हैं या तो फेस वॉश वगैरह आते हैं, जो बहुत सारे एड्स आते रहते हैं टीवी में, ये लगाओ वो लगाओ, ऐसा क्लीन होगा, ये होगा, क्लीन होगा, ऑयल निकलेगा, डस्ट निकलेगा, ये सारी जो चीज़ें हैं उसमें सोडियम लॉरेल सल्फेट एक कंपाउंड होता है। तो वो ऐसे क्रीम्स में पाए जाते हैं जो हम लोग वॉश के लिए या तो फेस क्रीम के रूप में यूज़ करते हैं, वो प्रूव्ड है कार्सिनोजेनिक के। डाइब्यूटिल थैलेट seen in nail care products is an endocrine disruptor and reproductive toxicant। अब डाइब्यूटिल फैलेट जो है नेल केयर्स में आते हैं जो कि इंडोक्राइन डिस्रप्टर होते हैं, उसके अलावा रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकेंट्स भी होते हैं वो, तो उसके कितने घातक परिणाम हो सकते हैं आप सोच सकते हैं। BHA ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सीनिजोल, तो इसके अलावा BHT ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सीटोल्यूएंस in lipstick, moisturizers etc. causes liver, thyroid and kidney problems and affects blood coagulation। तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं आज के डेट में। जो कॉस्मेटिक है, फूड है, ड्रिंक्स हैं, इतने सारे जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का कुछ मात्रा में ही सही बट उनको अच्छा दिखाने के लिए, उनके अच्छे स्मेल के लिए, अच्छे अपीयरेंस के लिए, अच्छे कलर के लिए, अच्छा सुगंध के लिए, या उसको थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रिजर्वेटिव वगैरह का यूज़ किया जाता है जो कि कार्सिनोजेनिक और अदर सिस्टम को डायरेक्टली प्रभावित करने वाले होते हैं। थोड़ी मात्रा में होने के कारण ये डायरेक्टली फैटल तो नहीं होते हैं बट देर सवेर इसका जो असर है वो देखने को मिलता है। आज के लिए इतना ही। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।